बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड नहीं भाई, अब सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड नहीं, अब सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड नहीं, बल्कि वो भी चलेगी, टेंशन नहीं लें। अब बीबीए सेकंड सेमेस्टर सिंध यूनिवर्सिटी 2024 के असाइनमेंट्स चलेंगे। ठीक है, क्यों असाइनमेंट चलेंगे सर, ये क्या हो गया, कहाँ से? मुख्तसर बात करूं क्योंकि बीबीए के बच्चे वेट कर रहे होंगे। सिंध यूनिवर्सिटी बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन। मैं अपना परिचय करा दूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। ये आप जो वीडियोस मेरी देखते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, पाकिस्तानी स्टडी, इंग्लिश, ठीक है, ये जो वीडियोस हैं सारी की सारी, ये मेरा शौक़ है। मैं असल में एमबीए फाइनेंस हूँ, ठीक है, ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता। मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो फाइनेंस में है, तो मेरी फील्ड इसकी है, फाइनेंस की है। कॉमर्स साइड का हूँ मैं, बिज़नेस साइड का हूँ। साइंस सब्जेक्ट्स तो मैं अपने शौक़ से पढ़ाता हूँ वैसे ही, ठीक है। तो ऐसे भी केस होते हैं मेरे जैसे। बहरहाल, तो आप लोग परेशान ना हो, ये पार्ट लिखे हुए हैं, पार्ट 3, पार्ट 6, पार्ट 5, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी स्टडी भी चल रही है, केमिस्ट्री भी चल रही है मैट्रिक की, और ये सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो है न्यू बुक आई है वो भी आई है, वो भी आई है, वो भी चल रही है। और ये असाइनमेंट्स हैं, बच्चे परेशान हैं। सिंध यूनिवर्सिटी के हमारे बीबीए डिपार्टमेंट के सेकंड सेमेस्टर उनका चल रहा है, तो मैंने बोला इनके असाइनमेंट्स के हवाले से इनके जो है ना वो वीडियोस बना दी जाएं, ठीक है। तो भाई जो आपको असाइनमेंट जो मिला है वो मंडे को चेक होगा। 3 असाइनमेंट सर ने दिए हैं आपको। पहला असाइनमेंट जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। भाई यहाँ पर मैं अभी आपको सिर्फ आपके मसले का हल दे सकता हूँ कि भाई ये है, ठीक है। यानी कि उसने बोला है जनरल एंट्रीज़ या टी अकाउंट बनाएं और ट्रायल बैलेंस बनाएं। सर ने यही बोला है ना कि भाई इसकी जनरल एंट्रीज़ करनी है, उसके बाद अकाउंट्स बनाने हैं, पोस्टिंग करनी है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये 3 स्टेप आपको उन्होंने बोले हैं अकाउंटिंग साइकिल के, ये 3 स्टेप हैं। तो मैं आपको यही करके दिखाऊंगा अभी, और आपका मसला ताकि हल हो जाए मंडे का। फिर जैसे जैसे असाइनमेंट्स आते रहेंगे वैसे वैसे वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन अकाउंटिंग सीखनी है तो फिर आप जो है आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे घर में इतना स्पेस भी नहीं है, इतने स्टूडेंट्स को मैं अकोमोडेट कर सकूँ, इसलिए गर्ल्स भी आ सकते हैं, बॉयज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास लिमिटेड जगह है। हाँ, अगर आप मुझे कोई जगह मैनेज कर सकते हैं, आपके पास है और ग्रुप है, तो फिर मैं आपके पास भी आ सकता हूँ। बहरहाल, तो समीउल्लाह आप इनसे रब्ता कर लीजिए। समीउल्लाह इवनिंग सेशन के हैं, ठीक है, CR हैं, उनका नंबर भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे आप जानते होंगे। समीउल्लाह ये मेरे पास आते भी हैं, इन्होंने घर भी देखा हुआ है समीउल्लाह ने। इनका नंबर भी जो है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इनका नंबर है 0319 4133 858 858 03194133 858। तो आप मुझे घर पे ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप गर्ल हैं या बॉय हैं, तो आप समीउल्लाह से रब्ता कर लें। आप मॉर्निंग सेशन में हैं, इवनिंग सेशन में हैं, तो आप समीउल्लाह से रब्ता कर लें। वो आपको फ़ी स्ट्रक्चर भी बता देंगे, सब कुछ ये बता देंगे आपको, घर का एड्रेस भी और ये वो। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरे घर में लिमिटेड स्पेस है बहुत। चलें चलते हैं, बातें तो बहुत हो गई। तो ये आपका असाइनमेंट मिला हुआ है, 3 असाइनमेंट जो है वो आपको मिले हुए हैं, ठीक है भाई। 3 असाइनमेंट आपको मिले हुए हैं। पहला असाइनमेंट जो है वो ये रहा आपका, ये रहा। तो जनरल एंट्रीज़ कर लेते हैं पहले। जनरल एंट्रीज़ देखें, उन्होंने भले बोला नहीं भी है, उन्होंने नीचे रिक्वायरमेंट में लिखा है कि डायरेक्ट टी अकाउंट बनाएं, लेकिन हम तो आपके टीचर के मुताबिक चलेंगे ना। वो तो कह रहे हैं भाई इनकी जनरल एंट्रीज़ भी करनी है, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जनरल एंट्रीज़ पहले इनकी कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जनरल एंट्रीज़ के लिए हमारे पास ये कॉलम होना चाहिए। 2 कॉलम यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये तीसरा कॉलम और ये, ठीक है। यहाँ पर आ गया अकाउंट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इसमें ये आ जाएगा, इसमें डेबिट आ जाएगा, इसमें क्रेडिट आ जाएगा, और ये डेट आ जाएगी, ये डेट आ जाएगी, ठीक है।
तो पहला देखते हैं यहाँ पर 4.1.6 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2028 बाय मिस्टर हामिद अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब ये है कि फ़र्द वाहिद मालिक हैं ये अपने कारोबार के, कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई कंपनी नहीं है इनकी, ठीक है, अकेले मालिक हैं और इन्होंने ये ट्रांजेक्शन्स की थी जनवरी 2008 में। और पहली ट्रांजेक्शन इन्होंने की थी 1 जनवरी 2008 को, 1 जनवरी 2008 को इन्होंने पहली ट्रांजेक्शन की थी, ठीक है। और क्या किया था इन्होंने, मिस्टर हामिद इन्वेस्टेड कैश ₹1,50,000 कारोबार में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए थे। तो इनका कैश जो है, कैश का अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। और हामिद्स कैपिटल ये क्या हो जाएगा, ये इनका क्रेडिट हो जाएगा 1,50,000, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं, ये जनरल है, ठीक है, ये जनरल है, ये स्टेप नंबर 1 कहलाता है। और ये दोनों अकाउंट टाइटल हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आती है, यहाँ एक्सप्लेनेशन आती है। यहाँ छोटा सा एक जुमला आप लिखते हैं कि ये हुआ क्या है, ये ट्रांजैक्शन जो हुई है इसकी तफसील यहाँ पे लिखते हैं आप फ़िलहाल इसको तो नेगलेक्ट कर दें, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम नहीं देते, ठीक है। जहाँ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी देंगे, ठीक है। 2 तारीख को फिर मिस्टर हामिद ने, मैं 2 लिखूँगा डायरेक्ट, मिस्टर हामिद ने जो है परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि उधार पे उन्होंने ख़रीदा है क्या, ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर स्टोर्स, मॉडर्न फर्नीचर स्टोर्स से 24,000 रुपये का। तो आपका एसेट जो है बिज़नेस का बढ़ गया, चाहे आपने अपनी जेब से पैसे लगाए हों या किसी और के पैसे लगे हों आपके बिज़नेस में, आपका एसेट तो बढ़ चुका है। और आपके इस एसेट का नाम है फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट है ये फर्नीचर। और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो हम डेबिट करते हैं, कितना है 24,000 रुपये, 24,000 ये हो गया। और क्योंकि आपने उधार पे लिया है इसलिए यहाँ पर जो अकाउंट क्रेडिट होगा, अकाउंट पेएबल, आपकी लायबिलिटी भी बड़ी है, अकाउंट पेएबल। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की हमें ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर ये बता दूँ, यहाँ 2 तरीके होंगे। आपके टीचर हो सकता है बोलें कि बाबा अकाउंट पेएबल न दो, बल्कि स्पेसिफ़िक नाम लिखो जिससे आपने उधार ख़रीदा है, उसके नाम का अकाउंट खोलो, उसके नाम का अकाउंट खोलो। तो ये बात भी हो सकती है। और ये एक अकाउंट भी हो सकता है जिसमें सारे उधार वालों का हिसाब किताब यहाँ आ जाएगा इस एक ही अकाउंट में। बहरहाल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम इसके अंदर लिखेंगे मॉडर्न फर्नीचर स्टोर्स, यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी मॉडर्न फर्नीचर स्टोर्स, ठीक है भाई। ये क्लोज़ कर देते हैं इसको। और आपकी लायबिलिटी भी बड़ी है, आपका एसेट भी बड़ा है, एसेट डेबिट हो गया, लायबिलिटी बड़ी, ये क्रेडिट हो गया 24,000, ठीक है भाई। 4 तारीख को उन्होंने मर्चेंडाइज परचेज़ की है ऑन अकाउंट फ्रॉम अहमद से। ऑन अकाउंट मतलब वही उधार पे, ऑन अकाउंट मतलब बोलें तो उधार पे। कब, 4 तारीख को। तो क्या लिया है उन्होंने, मर्चेंडाइज़। तो मर्चेंडाइज़ जो है ये आपका माल तिजारत होता है। मर्चेंडाइज़ को कहीं इन्वेंट्री भी लिखा जाता है, मर्चेंडाइज़ को कहीं मर्चेंडाइज़ भी लिखा जाता है, मर्चेंडाइज़ को कहीं परचेजेस भी लिखा जाता है। एक ही चीज़ के ये 3 मुख्तलिफ नाम हैं। ये आपका माल तिजारत है जो आपने सेल करना है और उससे मुनाफा कमाना है, ठीक है भाई। तो उधार पे आपने लिया है, कितना लिया है, 20,000 रुपये का, 20,000 का ये आपने लिया है। किससे लिया है, ये आपने लिया है अहमद से। अब वही बात है कि ये भी उधार पे लिया है तो इसको एक अकाउंट हम बना लेते हैं, अकाउंट पेएबल। फिर बता रहा हूँ, हो सकता है आपके टीचर बोलें कि अकाउंट पेएबल में ना डालो भाई, एग्जैक्ट उनके अकाउंट में डालो, तो ये पॉसिबिलिटी भी है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो भी हो सकता है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे अहमद से उधार पे आपने ये सामान लिया था, जैसे मॉडर्न फर्नीचर्स स्टोर से आपने ये लिया था, ये लग गया यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर आपका एसेट भी बड़ा है और आपकी लायबिलिटी भी बड़ी है। अकाउंटिंग की टेक्निकलिटी के अंदर ये मर्चेंडाइज जो है इसको एक्सपेंस कहा जाता है ना, हैरत अंगेज़ बात। हाँ, इसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, लेकिन अभी आप परेशान ना हो, अभी तो आपकी अकाउंटिंग की ABCD है। तो मर्चेंडाइज को आप एज अ एसेट ही लें कि एसेट बढ़ गया है भैया आपका 20,000 और आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई है।
अकाउंट पेएबल में 20,000। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। ये हमने कर दिया 20,000। ठीक है भाई। 6 तारीख को भी कोई मामला हुआ है, 6 तारीख को बता रहे हैं पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ₹18,000। अब यहाँ पर देखें ऑफिस रेंट आपका एक्सपेंस है। अब या तो आप एक्सपेंस को यहाँ पर डेबिट कर दें, एक्सपेंस, लेकिन वही बात है, मैं नहीं जानता कि आपके टीचर क्या चाहते हैं। हो सकता है वो एक्सपेंस के अंदर भी बोलें कि बाबा एक्सपेंस के अंदर एक ही जगह खिचड़ी मत पकाओ, बल्कि एक्सपेंस इसको बाकायदा यहाँ पर लिखो। ये क्या है हमारे पास, ये है रेंट, तो आप यहाँ पर रेंट लिखो। डिस्क्रिप्शन में भले एक्सपेंस की तफसील जो है वो डाल दो। मैं तो इसको अभी फ़िलहाल सिंपल लिख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा ये एक्सपेंस की मद क्या है, किस मद में ये एक्सपेंस हुआ है। बहरहाल अभी तो मैं एक्सपेंस लिख रहा हूँ। कितना एक्सपेंस है ये आपका 6 तारीख का आपने ऑफिस रेंट पे किया है, जनवरी के महीने का 18,000 रुपये। तो एक्सपेंस जब भी आपका इंक्रीज़ होता है आप डेबिट करते हैं, और आपने ये कैश जो है दिया है, तो आपका कैश जो है एसेट वो कम हो गया है, इसीलिए 18,000 ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसकी आ जाएगी कि ये क्या है एक्सपेंस, असल में ये रेंट है। ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये क्या है, ये रेंट है। ठीक है भाई। 6 तारीख का मामला निमट गया, आगे चलते हैं। क्रेडिट, डेबिट और ये डेट 6 तारीख तक हो गया था। 9 तारीख को क्या हुआ है, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 14,000 रुपये। मर्चेंडाइज उन्होंने बेच दी, तो यहाँ पर कैश उनके पास आ गया कितना, 14,000 रुपये, 14,000। ठीक है भाई। और यहाँ पर आपका जो है वो कैश डेबिट हो गया, और क्योंकि आपने सेल की है तो एक अकाउंट है सेल्स के नाम से, सेल्स। यहाँ पर आपने शुरू में सुना होगा रेवेन्यू आपका बढ़ गया है ना भाई। रेवेन्यू, अकाउंट पेएबल, एक्सपेंस, ये बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े टाइटल हैं। अब कई किस्मों के रेवेन्यू हैं, कई किस्मों की अकाउंट पेएबल हैं, कई किस्मों के जो है वो हमारे पास रेवेन्यू हैं, कई किस्मों के हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। तो अब यहाँ पर मैं रेवेन्यू लिखूँ, यहाँ पर रेवेन्यू नहीं चलेगा, यहाँ पर आप सेल्स लिखें। ये है रेवेन्यू का ही अकाउंट, ये बता दूँ आपको, सेल्स का। ठीक है। तो 14,000 ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये है क्या आपका, ये सेल्स का अकाउंट, ये रेवेन्यू का, आपका रेवेन्यू बढ़ा है। मैंने कहा ना कि मैं समझाऊंगा नहीं अभी इस वक्त, मैं तो सिर्फ आपका मसला हल करूंगा। समझाने के लिए वक्त चाहिए, आप आएंगे तो फिर सब कुछ समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर 9 तारीख को ये मर्चेंडाइज़ आपने सेल कर दी 14,000 रुपये की, कैश डेबिट हो गया, और सेल्स रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट हो गया। अब कुछ बच्चों के जहन में ये बात हो रही होगी, यार मर्चेंडाइज़ कम हो गई। बिल्कुल मर्चेंडाइज़ कम हुई है, लेकिन मर्चेंडाइज़ आपकी माल तिजारत है। मर्चेंडाइज़ वो चीज़ है जिसको बेच के आप प्रॉफिट लेंगे। इसके अकाउंट को अभी नहीं छेड़ेंगे आप, इसका अकाउंट एंड में छेड़ा जाएगा। क्लोजिंग एंट्रीज़ जब होती हैं ना, तब ये मामला इसको देखते हैं मर्चेंडाइज़ के अकाउंट को, वरना हम इसको नहीं छेड़ते अभी शुरू में। आप सही कह रहे हैं कि मर्चेंडाइज़ कम हुआ है, बिल्कुल माल तिजारत आपका चला गया, परचेजेज़ आपकी चली गई, सेल हो गई है आपकी। जो चीज़ आपने ख़रीदी थी बेचने के लिए, वो चीज़ आपके पास से चली गई। तो मर्चेंडाइज़ को यहाँ पर हमें क्रेडिट करना चाहिए ना। सेल क्यों कर रहे हैं, नहीं भाई नहीं, अभी नहीं करेंगे। मर्चेंडाइज़ को एंड में होगा वो मामला, अभी नहीं। ठीक है भाई। तो ये हो गया 14,000 रुपये। फिर 9 तारीख को क्या हुआ, 9 तारीख से ये 14 तारीख, 9 तारीख से ये 14 तारीख, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर रुपीज़, ये हो गया 14 तारीख। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू अनीस ट्रेडर्स 16,000 रुपये। अभी आपने माल ख़रीदा था उधार पे किसी से, अब कोई आपसे ख़रीद रहा है उधार पे जी। अब आप किसी को उधार पे बेच रहे हैं, कोई आपसे उधार पे ख़रीद रहा है। 14 तारीख को क्या हुआ है, मर्चेंडाइज़ आपने बेची है ऑन अकाउंट। ये अकाउंट रिसीवेबल जो है, अकाउंट रिसीवेबल ये आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है।
14 तारीख को कितना, 16,000 रुपये। और सेल्स जो हैं वो आपकी क्रेडिट हो जाएंगी 16,000 रुपये। ये याद रहे, इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने चीज़ बेची है कैश पे या आपने चीज़ बेची है उधार पे, सेल तो हो गई, दोनों सूरतों में सेल आपकी होगी क्रेडिट। अब ये अकाउंट रिसीवेबल में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में कि ये आपने किससे पैसे लेने हैं। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि किसी से पैसे लेने हैं, उसका अता पता क्या है वो डिस्क्रिप्शन में आएगा। क्या नाम है यहाँ पर, अनीस ट्रेडर्स, अनीस ट्रेडर्स, अनीस ट्रेडर्स, ये ब्रैकेट में आ गया। ठीक है भाई, अगला मामला हमारे पास क्या है, 16 तारीख। अब देखते हैं 16 तारीख को क्या हुआ है। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज़ 15,000। तो मर्चेंडाइज़ यहाँ पर आपकी डेबिट हो गई, मर्चेंडाइज आपकी या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी डेबिट हो गई 15,000 की, और कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो गया 15,000 का। ठीक है भाई, इसकी डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपने डायरेक्टली कैश पे ही ख़रीदा है। ठीक है, उसके बाद 20 जो है उस पर क्या है, पेड कैश रुपीज़ 16,000 टू अहमद, अहमद को पे किए हैं। देखें अब यहाँ पर ये जो नाम आते हैं ना, तो नाम आने पे ज़रा एक्टिव हो जाया कीजिए। ये नाम या उधार वालों के होते हैं, नाम उधार वालों के होते हैं और किसी के नहीं होते। या तो उधार वाले वो होते हैं जिनको आपने देना है, या उधार वाले वो होते हैं जिनसे आपने लेना है। तो ये कौन सा उधार वाला है, जिसको आपने देना था, याद है। इससे अहमद से हमने जो है वो 4 तारीख को मर्चेंडाइज परचेज़ की थी 20,000 रुपये की उधार में। देखें आप 4 तारीख की डेट देखें। ठीक है, तो यहाँ पर 20 तारीख को पेड कैश रुपीज़ 16,000 टू अहमद, तो कैश आपका क्रेडिट हो गया और आपका अकाउंट पेएबल ये डेबिट होगा। आपकी लायबिलिटी कम हुई है, अकाउंट पेएबल जो है वो डेबिट होगा और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश आपका कम हुआ है, कितना हुआ है ये, 16,000 रुपये, 16,000। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगी अहमद की, अहमद ब्रैकेट में। ठीक है भाई, 20 तारीख तक का मामला निमट गया। अब उससे आगे देखते हैं। ट्वेंटी 25 ये विदड्रॉवल कहलाता है। विदड्रॉवल, इसको ड्राइंग भी कहते हैं। विदड्रॉवल, आपको अपने ज़ाती अखराजात के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, तो 4,500 आपने निकाले अपने ज़ाती ख़र्च के लिए। अब आप बोलेंगे सर ये तो एक्सपेंस हो गया, ख़र्चा हो गया। नहीं भाई, ये ख़र्चा नहीं हुआ, ये एक्सपेंस ट्रीट नहीं होता। ठीक है, और ये डायरेक्ट विदड्रॉवल या ड्राइंग आपका कैपिटल घटाने वाले हैं, कम करने वाले हैं, ये बात जहन में रखिएगा। 4,500, लेकिन वही बात है कि ये कब होंगे माइनस, ये एंड में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जब बनती है ना, अकाउंटिंग साइकिल मुकम्मल होती है, तब ये मामला एक साइड पे होता है। तो विदड्रॉवल का अकाउंट खुलेगा या ड्राइंग का होगा, जैसे कि आपके टीचर बोलें भले ड्राइंग कर लें, यहाँ पर विदड्रॉवल कर लें, जैसे आपके टीचर चाहते हैं, एक ही बात है। 4,500 ये डेबिट होगा और कैश जो है 4,500 ये क्रेडिट हो जाएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विदड्रॉवल का मतलब ही ये होता है कि आपने अपनी ज़ात के ऊपर ख़र्च किए हैं, पर्सनल यूज़ के लिए आपने किए हैं। यहाँ पर नाम के साथ आता है, जैसे हमने किया था ना अहमद्स कैपिटल, कैपिटल नाम के साथ आता है, अहमद्स कैपिटल। इसी तरह विदड्रॉवल भी नाम के साथ आता है, हामिद्स विदड्रॉवल। लेकिन आप सिर्फ विदड्रॉवल कर लें यहाँ पे। फिर 31 तारीख को ये क्या कर रहे हैं, पेड रुपीज़ 3,000 टू सिटी गवर्नमेंट फॉर ट्रेड टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस की मद में इन्होंने 3,000 रुपये पे किए। अब ये भी एक्सपेंस ही है। ठीक है, ये भी एक्सपेंस ही है, तो एक्सपेंस में ही हम इसको लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टैक्सेस लिख देंगे। लेकिन याद रहे आगे चल के आपको ये अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, एक्सपेंसेस,
इनके अंदर आप एंट्रियां नहीं करेंगे, बल्कि अकाउंट पेबल के अंदर आपको अब स्पेसिफिक नाम डाल के अलग अलग अकाउंट खोलने पड़ेंगे जब आप आगे चलेंगे और पढ़ेंगे मज़ीद इसको। तो इसी तरह एक्सपेंसेस के भी अलग अलग अकाउंट खुलेंगे, एक ही अकाउंट में सब कचरा नहीं भरेंगे आप, अलग अलग बनेगा। टैक्सेस का अलग बनेगा, रेंट का अलग बनेगा, खाने पीने का एक्सपेंस हो रहा है तो उसका अकाउंट अलग बनेगा, आपने चाय पी है उसका अकाउंट अलग बनेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो टैक्स एक्सपेंस आपका 3,000 रुपये ये डेबिट हो गया, कैश जो है ये गया है तो कैश 3,000 रुपये ये क्रेडिट हो गया। ठीक है भाई, ये आपकी इंट्रीज़ हो गई। पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका है जनरल का। स्टेप नंबर 2 जो है इसका टी अकाउंट का है। लेकिन जैसे कि मुझे समीउल्लाह ने बताया कि सर ने बोला है कि भाई टी अकाउंट आप बनाएंगे लेकिन 4 कॉलम्स वाला सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट कहलाता है वो, सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट कहलाता है वो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे पास जो होगी वो ये होगी, क्योंकि बोर्ड एक ही है, पेपर तो है ही नहीं जो मैं एक ही 2-3 पेज जो है इकट्ठे रजिस्टर के लेके मैं टी अकाउंट खोल लूँ इस तरह से, ये टी अकाउंट खोल लिया, ये टी अकाउंट खोल लिया, ये टी अकाउंट खोल लिया। और वैसे भी आपके सर ने कहा है कि 2 कॉलम वाला टी अकाउंट नहीं, 4 कॉलम वाला टी अकाउंट आपको बनाना है, तो वो तो और भी मुश्किल है। एक ही अकाउंट यहाँ मैं एक वक्त में खोल सकता हूँ, जबकि आपको बैक वक्त सारे अकाउंट्स को हैंडल करना होता है। अब ये हो रही है पोस्टिंग, ये स्टेप नंबर 2 होता है अकाउंटिंग साइकिल का। अब हम चलेंगे लेजर में, जहाँ पर अकाउंट्स खुले हुए हैं। ठीक है, जर्नल एक रजिस्टर है, लेजर दूसरा रजिस्टर है। इस रजिस्टर में से हम पोस्टिंग करेंगे दूसरे रजिस्टर में जिसको लेजर कहते हैं, जिसमें अकाउंट्स खुले हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं एक अकाउंट बनाऊंगा, पहले उसको देखते हैं। एक टी अकाउंट 4 कॉलम वाला, वो देख लें आप। इसकी हेडिंग देंगे कैश हो गया यहाँ पर, और इस तरह से ये आ जाएगी इसकी डिस्क्रिप्शन। ये हमारे पास 3 कॉलम जो है वो बनेंगे, ये डेबिट की एंट्री का कॉलम, ये क्रेडिट की एंट्री का, ये बैलेंस का, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा अकाउंट का, अकाउंट टाइटल। अब ये अकाउंट टाइटल कौन सा है, यहाँ पर अकाउंट का नाम तो आपने ऊपर लिख दिया है, तो यहाँ कौन से अकाउंट आएंगे अभी बता देता हूँ आपको, टेंशन ना लें। ठीक है भाई, और यहाँ पर डेट आ जाएगी मेरे ख्याल में। तो ये 5 कॉलम बन गए, लेकिन इस डेट वाले कॉलम को नहीं लेते। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये अकाउंट का आपने नाम दे दिया, ये टी अकाउंट हो गया 4 कॉलम वाला। अब जो आपने काम करना है अपने रजिस्टर में, देखें आपने ऐसे एंट्रीज़ कर ली होंगी। ठीक है ना, ऐसे एंट्रीज़ जनरल एंट्रीज़ आपने कर ली होंगी जैसे मैंने बोर्ड पे की। अब पोस्टिंग का तरीका मुलाहिज़ा कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे बता रहा हूँ आपने वैसे ही करना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। अगर आप ज़रा आगे पीछे हुए तो कुछ से कुछ कर जाएंगे। पेंसिल अपने हाथ में लें, ये आपके पास जनरल खुला हुआ। ठीक है, इसमें आपने कैश वाले एंट्रीज़ को ढूंढना है बस। और जहाँ आपको कैश की एंट्री नज़र आ जाए, भले डेबिट हुई हुई या क्रेडिट हुई हुई, ये शुरू में नज़र आ जाए कैश, जैसे शुरू में ही पहली एंट्री नज़र आ रही है, कैश नज़र आ रहा है, इस पर टिक लगाएं, पहले टिक लगाएं और इसकी पोस्टिंग करें इस जगह पर। ठीक है, कैश यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है, ये मैंने टिक लगाया, 1,50,000 डेबिट हुआ ये रहा, 1,50,000 डेबिट। ठीक है भाई, और किस डेट पे हुआ ये 1,50,000 डेबिट कैश? 1 जनवरी। तो यहाँ पर डेट में आ जाएगा 1 जनवरी 2008। ठीक है, बैलेंस क्या निकलेगा? बैलेंस यही निकलेगा अभी, 1,50,000, ये आपका बैलेंस आ गया। अकाउंट टाइटल ये कौन सा है? अब देखें यहाँ पर, आप अपने जर्नल में देखें, आपको डेबिट नज़र आ रहा है कैश। अगर कैश डेबिट हुआ है तो क्रेडिट क्या हुआ है? क्रेडिट भी तो कुछ हुआ होगा ना। तो जो क्रेडिट हुआ है उस अकाउंट को यहाँ पर आपने लिखना है। और जब कैश डेबिट हुआ है 1,50,000, तो क्रेडिट क्या हुआ है? हामिद कैपिटल, हामिद कैपिटल, हामिद कैपिटल। ठीक है भाई, ये मामला आपका निमट गया। अब इसके नीचे आप लगा दीजिए लाइन।
आपने सिर्फ टिक किसको लगाया है, कैश को लगाया है, आपने किसी और को नहीं छेड़ना, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करना है। अब ढूंढें दूसरा और कैश कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये 6 तारीख में आपको कैश दोबारा नज़र आएगा, 18,000 रुपये क्रेडिट हुआ हुआ। तो ये कैश सबसे पहले 18,000 ये क्रेडिट कर दें, और साथ ही इसका, क्योंकि देखें ये तो 1,50,000 1,50,000, ये अगर कैश 18,000 क्रेडिट की एंट्री आई है तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि इस 1,50,000 में से अब आपको कम करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे 18,000। तो 18,000 जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर यार मुझे रखना पड़ेगा साथ में। 18,000 1,50,000, आप भी देखें, माइनस 18,000 ये आ गया। तो ये बनता है हमारे पास 1,32,000 बैलेंस बचता है, 1,32,000 कैश बैलेंस बच गया। अब कैश अगर क्रेडिट हुआ है तो डेबिट भी कुछ होगा, उस अकाउंट का नाम हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इसमें देखें टिक लगाना है आपने सिर्फ कैश पे, ठीक है। रेंट को सिर्फ देखना है कि डेबिट क्या हुआ है, रेंट डेबिट हुआ है। रेंट को हमने क्या नाम दिया था, एक्सपेंस। एक्सपेंस जो है वो डेबिट हुआ है, आगे ब्रैकेट में रेंट लिख दें ताकि क्लियर हो जाएगा ये एक्सपेंस किस मद में हुआ था, ठीक है भाई। आगे ब्रैकेट में रेंट लिख दें और डेट कौन सी है, 6 तारीख लिख दें, ये हो गया, ठीक है। अब नीचे और देखें, इसी के नीचे 9 तारीख में आपको कैश की एक और एंट्री डेबिट होती हुई नज़र आ रही होगी। 14,000 डेबिट हो गया कैश, 14,000 डेबिट हो गया। डेबिट हो गया तो जो डेबिट होगा उसको ऐड करें, 1,32,000 में जमा कर दें 14,000 को, तो ये बनता है 1,46,000, 1,46,000, 1,46,000, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कैश डेबिट हुआ है 14,000 तो क्रेडिट क्या हुआ है, देखें इसी के नीचे लिखा हुआ है सेल्स। सेल्स क्रेडिट हुई है, किस डेट पे हुई है, 9 तारीख को हुई है। ये कैश पे मामला हुआ था इसलिए डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखा। और कैश कहाँ लिखा है, 16 तारीख में देखें कैश आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर टिक लगाएं। कितना, 15,000 रुपये कैश क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर आ जाइए कैश 15,000 क्रेडिट, 15,000 क्रेडिट। अब कैश 15,000 क्रेडिट यहाँ हुआ है तो माइनस करें 1,46,000 में, माइनस 15,000, 1,31,000, 1,31,000, ठीक है भाई। अब कैश क्रेडिट हुआ है तो डेबिट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है मर्चेंडाइज, डेबिट हुआ है मर्चेंडाइज, डेबिट हुआ है मर्चेंडाइज। किस तारीख को काम हुआ है, ये 16 तारीख को। बस आगे चलें, और कौन सी एंट्री है, 20 तारीख, फिर कैश की एंट्री देखें 20 तारीख को आपको मिलेगी। 20 तारीख को कैश की एंट्री, कैश जो है क्रेडिट हो रहा है कितना, 16,000 रुपये, माइनस कर दीजिए 1,31,000 में से माइनस करें 16,000, ये बन गया 1,15,000, ठीक है भाई। अब क्रेडिट हुआ है अगर कैश तो डेबिट भी हुआ होगा, क्या डेबिट हुआ है यहाँ पर, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल। लेकिन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा भाई किसकी मद में हुआ है ये, अहमद, अहमद को भिजवाए थे ये, अहमद ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। इसको क्लोज करें। अब और क्या है, और कहाँ है कैश, हाँ 25 तारीख को भी कैश आपको नज़र आ रहा है, कितना हुआ है, क्रेडिट हुआ है, कितना, 4,500 कैश आपका क्रेडिट हुआ है, 4,500 माइनस कर दीजिए 4,500 को, माइनस 4,500, तो आपके पास बचता है 1,10,500, ठीक हो गया भाई। और यहाँ पर अब कैश अगर क्रेडिट हुआ है तो डेबिट क्या हुआ है, डेबिट देखें ऊपर ही लिखा हुआ है विदड्रॉवल, इसको नाम के साथ लिखें विदड्रॉवल, हामिद विदड्रॉवल, विदड्रॉवल, ठीक है भाई। इसके साथ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि विदड्रॉवल तो मालिक का ही है, ठीक है। फिर क्या है कैश, फिर नीचे कैश की एंट्री आपको नज़र आ रही है, 3,000 रुपये क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट कर दें, इसमें से माइनस कर दें 3,000 रुपये,
7500, 1,07,500। ठीक है भाई, आपका बैलेंस कैश का बच गया है, क्रेडिट हुआ है तो डेबिट क्या हुआ है, एक्सपेंस। एक्सपेंस ब्रैकेट में लिख दें टैक्सेस। ठीक है भाई, किस तारीख को, 31 तारीख। आप अपने जर्नल पे देखें टिक लगे हुए। मैंने इसीलिए कहा था टिक जो है सिर्फ कैश को लगाना है, बाकी किसी को टिक नहीं लगाना, मेहरबानी करके। ठीक है, जर्नल एंट्रीज़ में देखें कैश पे टिक लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब दोबारा जर्नल एंट्रीज़ की तरफ आ जाइए। अब ये पहले आपने कैश को निपटाया था, अब ज़रा हामिद्स कैपिटल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हामिद्स कैपिटल आ जाएगा, लेकिन इसका बैलेंस मुझे कैश का चाहिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ज़रूरत पड़ेगी ना। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। कैश जो है अंडरस्टूड है, इसका बैलेंस 7,500 होगा, डेबिट का ही होगा। अब कैश की जगह पर क्या आ जाएगा, हामिद्स कैपिटल। हामिद्स कैपिटल, वही सब कुछ होगा एज इट इज़। ठीक है, अब इसके बाद जो ना ये वीडियो मैं ज़रा बंद कर दूंगा, यहीं पे इसको रोक देते हैं। ट्रायल बैलेंस वगैरह इसके पार्ट 2 के अंदर करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, पार्ट 1 है ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसके फिर मैं और आगे इसको बढ़ाऊँगा, कंप्लीट करूँगा। लेकिन आप ख़ुद थोड़ा सा करके देखिएगा, यही जो मैंने किया इसको रिपीट करें। अब आप टिक लगा दें हामिद्स कैपिटल को। ठीक है, तो यहाँ पर हामिद्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है 1,50,000, बैलेंस क्या आया 1,50,000। ठीक है, अकाउंट अगर ये हामिद्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो डेबिट क्या हुआ है, कैश हुआ है ना, कैश हुआ है। बत्ती जल रही है दिमाग की, समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर दिया जाता है। किस तारीख को हुआ है, 1 जनवरी को हुआ है। इसकी कहानी यहीं ख़त्म। थोड़ा सा आप गौर करें, क्यों, क्योंकि आप पूरी एंट्री चेक कर लें, कहीं भी हामिद्स कैपिटल की रिपीटेशन नहीं हुई और होती भी नहीं है। ये अकाउंट जो है इसको लास्ट में जाके छेड़ा जाता है, अकाउंटिंग पीरियड जब क्लोज़ होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब दूसरा, इसके बाद इसको टिक लगा दिया। ऑफिस फर्नीचर, ये भी आपके पास यही होगा, ऑफिस फर्नीचर या सिर्फ फर्नीचर आप कर लें। ये अकाउंट आ गया। ये क्या हुआ है, 24,000 डेबिट हुआ है, ये 24,000 डेबिट कर दिया, 24,000 ये डेबिट कर दिया। बैलेंस क्या आएगा, 24,000 डेबिट ही आएगा। अगर ऑफिस फर्नीचर डेबिट हुआ है 24,000 तो क्रेडिट क्या हुआ है, इसी के साथ लिखें अकाउंट पेएबल, लेकिन ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्या, मॉडर्न फर्नीचर स्टोर, मॉडर्न फर्नीचर, हवाले के लिए ना, कि भाई ये उधार किसका है, ये मॉडर्न फर्नीचर वाले का। 24,000। डेट कौन सी है इसकी डेट 2 है, 2 जनवरी को ये मामला हुआ। ठीक है भाई, उसके बाद मर्चेंडाइज का आ जाता है आपके सामने। पूरे कर दूं या छोड़ दूं, यार छोड़ देता हूँ, आप खुद करो ना ज़रा। ठीक है, टेंशन नहीं लो, सुबह सैटरडे है फिर संडे है। ठीक है, वीडियो फिर अपलोड होने में टाइम लगाएगी, 2-3 बज जाएंगे, इसको यहीं रोकते हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।